लाहौर से 30 मील बेलीपुर के अंदर मौजूद है। ये सही है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। बहस नहीं की सवाल आसिम निसार साहब, अगर आप वाकई कौम के इतने ही आपको दर्द रखते हैं तो अपने घर से प्लीज शुरू कीजिए। आप 2 कमरों के मकान हो रहे, फिर मैं कहूँगा आप लेनिन या कार्ल मार्क्स के वाकई पैरोकार हैं, लेकिन आपको 8 लाख बहाना आपकी आमदनी है। पाकिस्तान की कच्ची आबादियों के अंदर लोग भूख से, अफलास से और गुर्बत से मर रहे हैं, आपको वो कभी नजर नहीं आए। दूसरा सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपकी गुफ्तगू और आपके अमल के अंदर इंतहाई तजाद है। आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स जो हैं, they don't support your ideology. You say one thing but you contradict the same way. आप कुरान के अंदर राजा साहब ये सवाल पूछिए आप बराए मेहरबानी। अगर आप नहीं करना चाहते हैं सवाल मैं नहीं करूंगा, लेकिन मेरा हक है कि मैं सवाल। आप एक मुतजाद इंसान हैं, आप नमाज रोजे की मुखालफत करते हैं और शराब रात 2 बजे तक पीते हैं और पूरा जो पौआ लगा के पीते हैं। मेरी मैं बराए मेहरबानी आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि तहजीब और शाइस्तगी के दामन को हाथ से ना छोड़ें। ये बहुत ज़्यादा हो गया है। जो भी हमारे मेहमान हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने आपसे मुअद्दबाना, मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि हद अदब मलहूज रखिए और किसी के ऊपर ये ज़ाती हमला करने का कोई सेंस नहीं बनता। आपसे सवाल, आपको किसी चीज़ पे एतराज़ है, आप बराए मेहरबानी उनसे सवाल पूछिए। आई होप कि वो ये सुन रहे हों और आपका जवाब दें। मुझे नहीं पता कि स्काइप अभी कनेक्ट है या नहीं, लेकिन बहरहाल मैं गुजारिश करूँगा बेहद अदब के साथ तमाम ख़वातीन और हज़रात से कि सवालात को शाइस्तगी। देखिए शिकागो की एक रिवायत है जिसको हम सब जानते हैं और हमारे मेहमान शायद नहीं जानते। ये वो शहर है जहाँ पे जब पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो आती हैं तो जमात इस्लामी का सलमान आफ्ताब भी वहाँ होता है, मुस्लिम लीग का राजा याकूब भी वहाँ होता है, तहरीक इंसाफ के भी लोग होते हैं। या जब शहबाज शरीफ आते हैं, जब राजा याकूब साहब मुस्लिम लीग में थे, तो यही तमाम लोग, पीपल्स पार्टी के चौधरी नेमतुल्लाह जो सदर थे यहाँ के, वो भी वहाँ होते थे, मैं भी वहाँ होता था, MQM के हजरात भी वहाँ होते थे। जब MQM का प्रोग्राम होता है तो तमाम दोस्त वहाँ मौजूद होते हैं। ये वो शहर है, इस शहर ने वो रिवायत कायम की है जो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के किसी और शहर में या कनाडा के किसी और शहर में है। तो इस रिवायात को बरकरार रखिए, बराए मेहरबानी हद व अदब का लिहाज रखिए। ये हमारे मेहमान हैं, ये बहुत दूर से आए हैं, इनमें से कुछ पाकिस्तान से आए हैं और कुछ दूसरे शहरों से आए हैं आपकी मोहब्बत में आपसे गुफ्तगू करने के लिए। तो बराए मेहरबानी सिर्फ सवाल पे राजा साहब मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर से इनका ताल्लुक है और Thank you very much for that discussion. My question is Pakistan is a nuclear force, and being a seventh and only Muslim country, does this the whole situation that Pakistan is going through will have effects on that? And is there anything that could be done? Do you think that that nuclear situation is in very safe hands? And if there is any comment on that? देखिए जी, बात यह है कि आज तक दुनिया में कोई मुल्क किसी और मुल्क के न्यूक्लियर वेपन्स छीन नहीं सका। सोवियत यूनियन को कंटेन किया अमेरिका ने। 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना एटमी तजुर्बा कर लिया था। तो 49 से लेके और 91 तक 91 तक रहा सोवियत यूनियन। अमेरिका का और सोवियत यूनियन का मुकाबला रहा। बरतानिया ने भी एटमी तजुर्बा किया, फ्रांस ने भी एटमी तजुर्बा किया। 3 ममालिक जो थे वो सोवियत यूनियन के मुखालिफ थे। फिर चाइना के साथ सोवियत यूनियन के करीबी ताल्लुकात थे, बाद में उनके दरमियान इख्तलाफात आ गए। ये एक वहम हमने अपने अंदर सवार कर लिया है और हमारे बहुत सारे लीडरों का ये एक उज़्र बन गया है बहुत सारी चीज़ों में अदम कारकर्दगी का, कि कोई आके हमसे हमारे एटमी हथियार छीन के ले जाएगा। सोवियत यूनियन अंदर से कोलैप्स कर गया, इक़्तिसादी नाकामियों की वजह से, अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से और अपना सियासी निज़ाम मजबूत ना होने की वजह से। हमें भी अपने आप को बतौर कौम के मजबूत रखना चाहिए।
एटमी हथियार होने की वजह से अब हमें एक लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई हमसे लेके नहीं जा सकता। अब मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूँ, क्योंकि कहा गया है कि मैं मुतनाज़ा में, तो एक मुतनाज़ा बात भी कर दूँ। देखिए, हमने पाकिस्तान में बहुत अरसा ये नारा लगाया कि जी इस्लाम ख़तरे में है, और अब हम ये नारा लगाते हैं जी पाकिस्तान ख़तरे में। मैं आज सुबह किसी को कह रहा था एयरपोर्ट से आते हुए कि अगर हम ये बात करनी छोड़ दें कि पाकिस्तान को बचाना है, बल्कि पाकिस्तान को चलाना है, सोचना शुरू कर दें, तो शायद हम चला लें। ये हर वक्त खौफ में कौम को मुब्तला रखना। और बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका में भी एक इंडस्ट्री ऑफ फियर है, वो कौम को डरा के रखना चाहती है क्योंकि उसमें उनके इक़्तिसादी मफादात। हमारे यहाँ भी बाज़ लोग हमको हर वक्त खौफ में रखना चाहते हैं। एटमी हथियार होने का मतलब तो ये होना चाहिए कि अब हम मुस्तहकम हैं, कोई हम पर हमला करके हम पे कब्जा नहीं कर सकता, तो उससे हमें एक सिक्योरिटी आनी चाहिए। उसके बाद हमें अपनी तवज्जो अपनी इंटरनल डेवलपमेंट के ऊपर करनी चाहिए, ताकि हम इक़्तिसादी तौर पर इतने मजबूत हो सकें कि हम अपने आप को सलामती और तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, और अंदरूनी किसी किस्म का कोलैप्स जो है उसका सामना हम ना करें। ये जो साजिशी नज़रिए हैं, इनकी वजह से अब हम एक मुस्तकिल एक वहम में मुब्तला और खौफ में मुब्तला कौम बन के रह गए हैं। खौफज़दा होने से जो खदशात हैं वो ख़त्म नहीं होते। हमेशा तज्ज़िया करके ये तय करने से कि क्या क्या मसाइल हैं और उन मसाइल का क्या क्या हल है। दूसरी बात मेरी छोटी सी ये है कि मैंने शुरू आज गुफ्तगू की थी ख़यालात, वाक़यात, अफराद। अफराद बहुत मामूली चीज़ होती है। किसी फ़र्द ने कुछ कह दिया, आपको नापसंद आदमी है, उसके अंदर खामियां हैं, ये हैं, उनका जिक्र करने से गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती। तो जो और भी दोस्त ऐसे हैं, मैं सबकी कदर करता हूँ, और एक दो हज़रात यहाँ ऐसे हैं जिनसे मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, जिन्होंने कभी मुझे पसंद नहीं किया, और आपस की बात है कि दिल से मैंने भी कोई उनको ज़्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन कहा नहीं, क्योंकि मैं नर्म खू आदमी हूँ तो मुँह पे नहीं कहता। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम अफराद को डिस्कस करके अपनी कॉन्वर्सेशन के लेवल को नीचे न लाएं तो हम सब के लिए अच्छा हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर सिटी। मेरा नाम नायला है। यहाँ एक छोटी सी MWN ऑर्गेनाइजेशन, आई फाउंडेड इट, लेट्स सी हाउ फार इट गोज़। बट एनीवेज, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आपकी किताब है मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स, जो कि पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तान और पाकिस्तान में काफ़ी उसकी तरफ से मजम्मत हुई, और आपको प्रो अमेरिकन बहुत सारे लोगों ने कंसिडर किया। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बीइंग इन अ पोजीशन, बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान विद ऑल द फ्लॉज एंड फॉल्स। कहते हैं ना कि अपने घर का गंद, अपने मसले, इस सेटिंग में बेशक आप जो भी कहना है कहें, मगर एट इंटरनेशनल लेवल जहाँ पे आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जहाँ पे एक वाशिंगटन पोस्ट के राइटर ने आपकी बुक के बारे में लिखा कि मैं 1.5 साल पाकिस्तान रहा, और उस किताब शायद उन लोगों के बारे में जो इंतहाई पोलाइट, पायस और अच्छे लोग हैं, काश कि इनकी जो आपकी जो किताब है वो थोड़ी सी वो जस्टिस करती। तो मेरी रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ सब आपका सवाल ओवरसीज उन्होंने कर लिया। पाकिस्तानी है, अक्लमंद को इशारा काफी होता है। लंबी तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। दो बातें, आपने किताब पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी तो मेरा मशवरा है पढ़ लें। वो तारीख़ की किताब है, और वो पाकिस्तानियों के लिए भी उतनी अहम है। और मुझे नहीं पता कि किसने मजम्मत की है उसके, तो अब तक पाकिस्तान में जो भी रिव्यूज़ आए हैं, डॉन में, न्यूज़ लाइन में, हेरल्ड में, वो सब बड़े पॉजिटिव हैं। सब ने उसकी किताब की सताइश की है कि उसके अंदर पाकिस्तान की तारीख़ बयान हुई है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की। और जिस जुमले की तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो वाशिंगटन पोस्ट का अगर आप पूरा रिव्यू पढ़ें तो रिव्यू में भी यही कहा गया है कि ये किताब बड़ी अहम है, तारीख़ की किताब है, तारीख़ को तो बयान करना ही होता है किसी को। और साथ ही उसने ये कहा है कि लेकिन इस किताब के पढ़ने से मुमकिन है अमेरिकनों को ये गुमान हो कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे लोग नहीं रहते। तो मैं ये समझता हूँ कि बतौर रिपोर्टर मुझे वहाँ बहुत अच्छे पॉजिटिव लोग मिले। तो आपने उस जुमले को भी मिसकंस्ट्रू किया है और किताब को भी मिसकंस्ट्रू किया है। दूसरी बात ये है कि एक मेरी और गुजारिश है, वो ये कि एक दफ़ा पहले भी ये शिकागो में कमाल होता है कि हर बार
पिछली बार भी एक साहब खड़े हुए थे, कुछ 4-5 साल पहले की बात है, उस वक्त मेरी नई किताब आई थी, उन्होंने भी पढ़ी नहीं थी किताब, 450 सफ़े पढ़ना मुश्किल काम होता है। उन्होंने भी यही कहा जी आपकी किताब यूँ, मैंने उनसे भी यही अर्ज़ किया था कि भाई अगर आपको मेरी किताब से इख्तिलाफ है आप एक और जवाब में किताब लिख दीजिए। जो असल बात है वो ये है कि उसमें कोई फैक्चुअल गलती तो नहीं है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हिस्ट्री का एनालिसिस है। हिस्ट्री जो होती है वो मुख्तलिफ दस्तावेज़ात से जमा करके लिखी जाती है। मैं तो समझता ही हूँ, और इसमें आपका मेरी राय से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है, मैं तो समझता ही ये हूँ कि जब तक हम अपनी तारीख़ का, अपने वाक़यात का, अपने हालात का मेथोडिकल स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करना नहीं शुरू करेंगे हम मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। ये कहना आपका ख्याल है, दुनिया को नहीं पता। आपने और किताबें देखी हैं जो पाकिस्तान के बारे में वो छपती हैं, उनका मुताला किया। आपने कार्लोटा गॉल की नई किताब देखी है जिसका टाइटल है द रॉन्ग एनिमी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को असल एनिमी पाकिस्तान को समझना चाहिए। तो वो किताबें उधर से दुनिया भर से आ रही हैं। ऐसे मौके के ऊपर बजाय इसके कि आप ये नुक्ता नज़र इख्तियार करें, पाकिस्तान के कितने सफ़ीर रह चुके हैं 1947 से अब तक, उनमें से कितनों ने किताबें लिखी हैं, उनमें से कितनों की किताबें शाया हुई हैं और उनको कोई बैनुल अक़वामी तौर पर रिकग्निशन मिली है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुत्तफ़िक़ हो, लेकिन जिस तरीके के साथ डिबेट आगे बढ़ती है, फ़िक्री इल्मी डिबेट, उसको समझें और उसमें हिस्सा लेना शुरू करें। ये हमने एक देखिए, मैं आ रहा था डेवॉन के ऊपर तो मैं सोच रहा था ये डेवॉन कितना खूबसूरत है, पाकिस्तान का हिस्सा लगता है। यहाँ पे पोशाक भी पाकिस्तानी नज़र आती है, खुराक भी पाकिस्तानी मिल जाती है, लेकिन अपने जहनों में तो डेवॉन ना बसाएं ना कि हम रहते अमेरिका के अंदर हैं, इतने ख्यालात हैं, हज़ारों किताबें मार्केट के अंदर हैं, लाखों यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, और उसके अंदर हम करें क्या? हम अपने अंदर ये तंग नज़री पैदा करके रखें कि नहीं जी नहीं, हमने तो वही खुराक रखनी है, वही पोशाक रखनी है, जैसे डेवॉन के ऊपर हम अपनी पहन के फिरते हैं, उसी तरीके के साथ हमारा जहन भी वही रहना चाहिए। दुनिया एक आइडियाज़ की कशमकश की आमाजगाह है, पूरी दुनिया से हज़ारों लाखों ख्यालात आ रहे हैं, उसके अंदर अगर आपके किसी हम वतन ने ऐसे ख्यालात दिए हैं जो आपके ख्याल में अच्छे नहीं हैं, तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि उसके जवाबी ख्यालात आप उसी तरीके के साथ उस मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ में लेके आएँ और ये सोचना बंद कर दें ये हमारी तंग नज़री है कि नहीं जी नहीं, ये मुल्क के मफाद के मुताबिक नहीं लिखा गया। मुल्क का मफाद क्या है उसी पर तो बहस है। मेरी राय है, जैसे मैंने इराक़ की जंग की मिसाल दी, एक की राय है, उसने किताब लिख दी कि इराक़ की जंग बिल्कुल होनी चाहिए और इराक़ को अमेरिका को वहाँ फ़ौज होता है, दूसरा कहता नहीं है। आइडियाज़ की बैटल है, उसमें मैंने एक पर्सपेक्टिव दिया है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ने अपना ताल्लुक गलतफहमियों की बुनियाद पर कायम किया है, इसीलिए उसका टाइटल है मैग्निफिसेंट डिल्यूजन। और जब तक वो गलतफहमियाँ दूर नहीं होंगी, ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। आपको ये हक़ है कि किताब पढ़ के आप इस नतीजे पर पहुँचें कि नहीं ये राय ठीक नहीं है, और फिर उसी तरीके के साथ तहकीक करके 850 फुट नोट्स के साथ एक जवाबी किताब लिख दें जिसमें कहें कि ये इस्तदलाल दुरुस्त नहीं है, दूसरा इस्तदलाल बेहतर है। वालेकुम अस्सलाम। तो जाहिर बात है कि जैसे आपने कहा इख्तिलाफ होता है और बहुत सारी चीज़ों में होता है और बुनियादी तौर पे होता है इख्तिलाफ, पूरे नैरेटिव से इख्तिलाफ होता है और प्रेमिसेस जो आपने पेश की उससे इख्तिलाफ हो सकता है और है, लेकिन वो इस वक्त नहीं है उस पर बहस करने का। जो आपने बातें की वो बुनियादी तौर पर मेरे नज़दीक उसका प्रेमिस ही ऐसा नैरेटिव आपने ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लिया जिसका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं था। मसलन कि ये रिपब्लिक है, रिपब्लिक को अगर आप अपोज करेंगे या यहाँ पे अलहदगी की कोशिश करेंगे तो जंग होगी और हुई तारीख़ के अंदर। ये इनकी आइडियोलॉजी है। तो हर मुल्क की, हर जहाँ की, हर लोगों की एक आइडियोलॉजी होती है, उस पर वो कायम रहते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान की एक आइडियोलॉजी है जिसका ताल्लुक वतन से है, ज़मीन से। सब बड़े अदब के साथ सवाल। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब आप यहाँ सफ़ीर थे तो उस वक्त आपने पाकिस्तान का जो बुनियादी नैरेटिव है जिसको जिन्ना साहब ने और इकबाल ने पेश किया, उसको कैसे एडवांस किया इस मुल्क के अंदर, या आपने जो अमेरिका का नैरेटिव है, मसलन पाकिस्तान का या मुसलमान दुनिया का कोई बड़ा इख्तलाफ अमेरिका के साथ कभी नहीं रहा तारीख़ी, छोटे छोटे वाक़यात हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा इख्तलाफ इसराइल की वजह से मशरिक़ वस्ता में और फिर उसके बाद वो फैला। आपने उस मामले में
اس نیریٹو کو کیسے ایڈوانس کیا کہ مسلمان ملکوں کا امریکہ کے ساتھ معاملہ ہو سکے اور اسرائیل کو دفاع کیا؟ شکریہ. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سوال کیا. آپ کا میں بہت احترام کرتا ہوں, آپ کی جو اپنی فیلڈ میں اچیومنٹس ہیں اور اکمپلشمنٹس ہیں ان کا, بلکہ بعض اوقات غائبانہ طور پہ آپ کا ذکر بھی کرتا رہا ہوں آپ کی اکمپلشمنٹس کا اور اس کا. جہاں تک نیریٹو والی بات ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ سفیر کا کام نہیں ہے کہ وہ نیریٹو ایڈوانس کرے. سفیر کا کام ہے دو ملکوں کے تعلقات کو نبھانا. دوسری بات یہ کہ مجھے علم ہے, میں آپ کے خیالات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں. ہم رہتے ہیں نیشن سٹیٹس کی دنیا میں. آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے نیشن سٹیٹس کے ساتھ, لیکن ہم نیشن سٹیٹ آف پاکستان اور نیشن سٹیٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات مینٹین کر رہے تھے. اور یہ سوال کہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ اختلاف ہے, تو معاف کیجیے گا, تاریخی طور کے اوپر یہ بات صحیح نہیں ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے خود اسرائیل سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود وہ پبلکلی امریکہ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں, دلواتے رہتے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ نہیں تھی, نہ ہے. پاکستان کے جو مفادات حکومت اور ہم جو بھی اس کے نمائندے ہیں وہ سمجھتے ہیں, ان کی ہم نمائندگی کرتے ہیں. باقی رہ گیا معاملہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات, پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان اسرائیل کے خلاف ووٹ دیتا رہتا ہے, اور وہ اپنی جگہ, اور بہت سارے لوگ پاکستان کی سڑکوں پر اسرائیل کے خلاف جلوس نکالتے رہتے ہیں. وہ حقائق اپنی جگہ موجود ہیں. شکاگو میں ANP کے آخری چشم و چراغ دوران لائن کے مخالف, جو کہ میں بھی ہوں, 2 سوال اور لیتے ہیں اس کے بعد. سید عمر خان صاحب. مائک جھگڑا نہیں ہے. اچھا بڑائی صاحب ذرا آپ توجہ فرمائیں. ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تھوڑا بہت ہم پاکستان کی تاریخ کو جب دیکھتے ہیں, تو جمہوریت کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, مطلب ملٹری. اب جب دیکھتے ہیں کبھی بھی پاور ٹرانسفر نہیں ہوئے سول حکومت کو فرام ڈے 1 ٹل ٹوڈے, اور جو موجودہ حکومت تھی ہے اس نے تھوڑی بہت پاور لینے کی کوشش کی, تو اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے درنے ورنوں کا آپ دیکھ رہے ہیں. سوال کیا آپ کی کمنٹس چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ صحیح ہے کہ سب سے برائی کی جڑ رہی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلی تو بات یہ سمجھیں کہ پاکستان میں فوجی ہوں, سیاستدان ہوں, صحافی ہوں, آپ باہر بیٹھے پاکستانی ہوں, اس طرح سے کسی کو اس نظر سے نہ دیکھیں. اگر تو پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں مل جل کے سیاستدانوں کو اپنی کمزوریاں دور کرنی ہوں گی, اور فوج کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ آ کے سیاست کرے. تو اس طرح سے نہ نفرتیں پالنے سے مسئلہ ہوگا اور نہ انٹرونشن سے مسئلہ حل ہوگا. میرا خیال ہے رستہ اعتدال میں ہے, اور اعتدال تبھی آئے گا جب آپ سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے رویے بند کریں گے, اور جب نفرت کے رویے بند ہوں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. میرے خیال میں ملٹری نے اپنے طور پر بہت اچیومنٹس کی ہیں. اگر آپ پاکستان کا ایٹمی پروگرام دیکھیں, اگر آپ ان کا اپنا انٹرنل سسٹم دیکھیں, آپ ان کا پروموشن کا سسٹم دیکھیں, وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, بڑا آئیڈیل ہے. ہاں, پاکستان کی ملٹری 4 دفعہ برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے حالات نہیں بدل سکی, یہ بھی سچ ہے. اور جو بہترین نظام انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا وہ پاکستان کو نہیں دے سکے, یہ بھی سچ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان پیچھے رہتے ہوئے پاکستان کو مضبوط کرے اور پاکستان کے سیٹ اپ کو تقویت دے, جس طرح اس نے ڈیفنس کو دی ہے, جس طرح اس نے ایٹمی پروگرام کو دی ہے, جس طرح اس نے پاکستان کے مفادات کو دی ہے, یہ بہتر ہوگا. السلام علیکم. مائی کویشچن ہے, آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کا بجٹ 2% ہے اور ملٹری کا 6%, رائٹ؟ نہیں, بجٹ کی بات نہیں ہو رہی. 2% آف GDP, قومی پیداوار کا 2% تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے, 6% ڈیفنس پہ خرچ ہوتا ہے. اٹس ایکچولی 2.7% جو ہے وہ ملٹری پہ خرچ ہوتا ہے.
But my question is, आपने जब ये बात की, so what were you, आप कहना क्या चाह रहे थे कि मिलिट्री बजट से को कम कर दिया जाए, हालांकि पाकिस्तान हालात जंग में इंटरनली ऑपरेशंस हो रहे हैं. कल परसों अफगानिस्तान से 80 मिलिटेंट्स ने एंट्री करने की कोशिश की. इंडिया 8 लाख फौज लेके कश्मीर पे खड़ा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट. तो आप क्या प्रपोज कर रहे हैं कि मिलिट्री बजट कम कर दिया जाए और एजुकेशन की तरफ दे दी जाए? आपने 2 दफ़ा ये बात की. मैं तो जनाब सिर्फ एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में 42% स्कूल गोइंग एज के बच्चे स्कूल नहीं जाते और ये हमारे मसाइल की बुनियाद है. बाज़ औक़ात फैक्ट्स को सुन लें, उसके बाद आप खुद प्रपोज कर लें. अगर दिफाई एक्सपेंडिचर को कम करना मुमकिन नहीं है तो और तरीके होने चाहिए एक्सपेंडिचर्स को इम्प्रूव करने के. मगर कौम को इस हकीकत से आगाह तो होना चाहिए कि हम 42% बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, जबकि हमारे पड़ोस के सारे मुल्क 90% से ज़्यादा बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं. बस मेरा मकसूद ये है, डिफेंस बजट के ऊपर बहस छेड़ना नहीं.